एक्सप्रेस फिलहाल जो मेरे साथ भानु प्रताप जी है, जो कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। आपको बता दें कि अभी जो है 2 दिन पहले इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को खुला समर्थन का ऐलान कर दिया है। इनसे बातचीत करेंगे। अभी जो है ये लखनऊ से यहाँ पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपने जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी के साथ, किस आधार पर गठबंधन हुआ, क्या शर्तें हुई हैं, किन बातों पर गठबंधन हुआ? मुद्दों की बात देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी बात है, देश के सामने जो परिस्थिति है वो बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और वो गंभीर परिस्थिति जिस एक पार्टी की वजह से देश में पैदा हुई है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से 2022 में और उसके बाद 2024 में पूरे देश से उखाड़ के फेंकना, मैं समझता हूं न केवल हमारी बल्कि पूरे देश के सभी लोगों की एक बड़ी जरूरी आवश्यकता है। और हम इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे सारे साथियों ने बहुत चीज सोच समझ के। गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? योगी जी लगातार 80-20 की बात कर रहे हो, 80% हमारे साथ है, सकारात्मक लोग हमारे साथ है। योगी जी के साथ में नहीं है कोई भी, वो 5% ठाकुर हैं, उनके अलावा उनके पास कोई भी नहीं, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं हैं। तो ये 20 और 80 की बात, वैसे तो ये वैसे ही बहुत गलत बात है कि भाई एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है संविधान की, वो 80 और 20 यानी सीधा सीधा आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की जो वो है उसको वो कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई और टॉपिक भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं कि योगी जी के पास में 5 या 5.5% जो ठाकुर वोट है उसके अलावा कोई नहीं है। बीजेपी में भी उनके साथ में नहीं है। दूसरी बात यह है, सपा गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। और इस समय जब हम जैसे लोग भी, आपने हम सबको देखा है, सारा हमारा जो काम है आपने पूरे दुनिया तक पहुंचाया है। चाहे वो CNRC के आंदोलन में हमने लगातार काम किया हो पूरे देश में, और चाहे किसान आंदोलन में पूरे देश में लगातार हमने काम किया हो 13 महीने, वो सारी चीज पूरी दुनिया ने देखी है। गठबंधन अखिलेश जी से हुआ, उससे पहले चंद्रशेखर के साथ बातचीत चल रही थी। गठबंधन में बातचीत नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि भाई हमें सम्मान नहीं मिला है, दलित विरोधी है। आप भी उसी समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, देखिए, सम्मान नहीं मिल रहा है, सीटें भी नहीं मिली, ये बिल्कुल नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठी बातें हैं। इसको 2-3 चीज से समझने की जरूरत है। जहां तक चंद्रशेखर की बात है तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई है, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से और चंद्रशेखर की तरफ से जो सामने बात आई है वो ये बात आ रही है कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो 2 सीट दे रहे हैं, मैं 5 सीटें मांग रहा हूं। और जिस बहुजन समाज, या यूं कहो कि जिस दलित समाज की वो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, वो 22% है। अगर 22% समाज के लिए आप वोट सीटें मांग रहे हो तो फिर आपको 85 सीटें मांगनी चाहिए, जितनी सीटें रिजर्व हैं। मुख्यमंत्री पद है। देखिए, बात में आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। भाई अगर आप दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी ठेकेदारी आप ले रहे हैं या उसका दावा कर रहे हैं, तो आप 5 सीटें क्यों मांग रहे हैं? आपको जो 85 सीटें मांगनी चाहिए उसकी बात है। पर अब आप कह रहे हैं कि मैंने 5 सीटें मांगी, मुझे 2 सीट दे रहे हैं। 3 सीट के लिए रो रहे हो आप। तो आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, आपकी बात का तालमेल क्या है, वो देखना जरूरी है। दूसरी बात यह है, फिर आप ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे कहेंगे, अखिलेश जी कहेंगे मेरा छोटा भाई है, आओ बीजेपी को हराने के लिए, तो मैं आ जाऊंगा। तो भाई अखिलेश जी ने तो आपको कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई आप मेरे छोटे भाई हो, आओ बीजेपी को हराने के लिए। किसी भी व्यक्ति को यह सोचने की जरूरत है कि देश और समाज किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उस पर संकट क्या है। मामला जो प्रतिनिधित्व का है, तो क्या आपकी क्या बातचीत हुई सीटें को लेकर? नहीं, देखिए, बहुत हमारे लिए बहुत चीजें, हम जानते हैं क्या चीजें जरूरी हैं। तो हमारी सारे साथियों का बहुत स्पष्ट मत था कि हमारे लिए सबसे जरूरी है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। अगर बीजेपी सत्ता में किसी वजह से भी आ गई तो निश्चित रूप से पूरा देश की जनता और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनकी तो जिंदगी नरक बन जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा।
हाँ। इसलिए हम सब ने तय किया कि हम गठबंधन में शामिल होंगे जरूर, लेकिन हमें सीटें नहीं चाहिए। इसलिए हमने बलिदान देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमने नहीं, बलिदान की बात नहीं है, बात यह है कि देश के लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इन सीटों की बात क्या है? सीट का मतलब क्या है इन चीजों में? क्या आप भूल गए हैं भगत सिंह जी को, उधम सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को? उन सबने अपनी जिंदगी जो है जो बलिदान की, तो ये तो सीटों की बात है। सर ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर और मायावती का जो वोट बैंक है, आप भी उसी समाज से आते हैं, उसी समाज की आप बात करते हैं, बहुजन समाज, आप कितना वोट जो है ट्रांसफर करा पाएंगे? मुद्दा तो ये देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मुद्दा जिसकी बात कर रहे हो। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी समाज की वोटों का, सारी वोटों का ठेकेदार नहीं होता है। कोई भी, कोई ये समझता हो कि मैं ठेकेदार हूं, तो वो ठेकेदार नहीं है। दूसरी बात, मैं जो आपको बात कर रहा हूं, हमने जो गठबंधन किया, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा उसी में, कि जो हमने गठबंधन किया, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, इसलिए हम गठबंधन में शामिल हैं। और हम गठबंधन के, सपा गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। रही बात इसकी कि सम्मान की और उसकी बात, अगर मेरे जैसा व्यक्ति, हमारी पार्टी, उसे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उस पार्टी को अखिलेश यादव जी अपने साथ गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, जब हमारे जैसे लोगों को, हमारी पार्टी को अखिलेश जी सम्मान देते हैं, गठबंधन करते हैं हमारे साथ में, तो मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति का यह आरोप लगाना कि वो दलित समाज को या बहुजन समाज को या किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देते, ये पूरी तरह से झूठ है, गलत है। आप देखिए, आप इन सारी चीजों को देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 2019 में, इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको दिखाइए जरूर आप। 2019 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनका और मायावती जी के नेतृत्व में बसपा का, दोनों का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव से पहले। हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि उस 2019 से पहले जो कुछ भी हुआ, जितनी भी तरह की एक दूसरे से शिकवा शिकायत रही, गिले शिकवे रहे, वो सारे उस दिन खत्म हो गए जिस दिन 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों का, अखिलेश जी का और बहन जी का, दोनों की पार्टियों का गठबंधन हो गया और साथ साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव लड़ने के बाद बहन जी की आई 10 सीटें बसपा की, और अखिलेश जी की, सपा की आई 5 सीटें। आरोप अगर लगाना चाहिए था तो किसको लगाना चाहिए था कि भाई हमें वोट नहीं मिली? स्वाभाविक है, सपा को लगाना चाहिए था आरोप कि भाई हमें बीएसपी वालों ने वोट नहीं दी। लेकिन सपा के किसी व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया, अखिलेश यादव जी ने आरोप नहीं लगाया। ये मेरी नहीं, आप पूरा देखिए इतिहास, आप सब जानते हैं, आप तो मीडिया के साथी हैं। आरोप किसने लगाया कि हमें वोट नहीं मिली? वो बसपा की तरफ से लगा। गठबंधन तोड़ के कौन गया? बहन जी तोड़ के गई। लेकिन उस सब के बावजूद भी गठबंधन तोड़ा, अलग हो गई, जबकि उन्हें 10 सीटें मिली। तब से लेके आज तक, इस समय तक अखिलेश जी ने न तो बहुजन समाज के विषय में, न दलित समाज के विषय में, न बहन जी के विषय में, न बसपा के विषय में एक शब्द भी गलत नहीं कहा, एक शब्द भी कुछ भी नहीं कहा। सीधी लड़ाई ही है, केवल हमारी नहीं, सभी की लड़ाई बीजेपी से है। और जो गठबंधन में साथ नहीं आ पा रहे हैं, या जो इकट्ठा होकर बीजेपी को हराने की काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत सीधे सीधे कह सकता हूं, ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में आप बीजेपी को वोट दो या बीएसपी को वोट दो, मतलब एक ही है कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं। सवाल ये है, जिस वोटर का ठेकेदारी चंद्रशेखर या फिर मायावती करती है, वो वोटर किसके साथ जाएगा? नहीं, देखिए साथ आप देखिए, वो मैं तो बहुत सीधी सी बात करता हूं। अखिलेश यादव जी जिस तरह से सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ओबीसी के बहुत लोग, बहुत नेता, बहुत समाज उनके साथ लगातार आ रहा है। और मैं ये कहता हूं कि मेरे जैसे अंबेडकरवादी को, हमारी जैसी अंबेडकरवादी पार्टी को अगर अखिलेश जी सम्मान दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं लोगों को समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में वो पुराने अखिलेश नहीं हैं, पुरानी समाजवादी पार्टी नहीं है।
आज समाजवादी पार्टी में इतना बदलाव आ चुका है कि वो अंबेडकरवादियों का, सच्चे अंबेडकरवादियों का न केवल स्वागत कर रहे हैं बल्कि सम्मान कर रहे हैं। मैं यही बात है, नई सपा है, नई हवा है, वही बीजेपी वाले कह रहे हैं वही सपा है। वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, उनका कहने का क्या मतलब है। बीजेपी वाले तो बेचारे अपनी जो है मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी तो वो स्थिति हो गई है क्योंकि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये उनकी स्थिति है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में देखिए, कितने भी आप कुछ भी कह लीजिए, पीछे क्या था अब क्या है, आज की बात देखिए। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है। बीजेपी ने तो जिन हिंदुओं की बात करती है उन हिंदुओं की जो है मतलब रेड़ मार दी, उन हिंदुओं को तबाह कर दिया। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपने दिखाया भी, बार बार देखा आपने कि जो गंगा में लाशें बह रही थी वो किन की थी? मुसलमानों की, वो हिंदुओं की थी ना। जो गंगा की रेती में लाशें गड़ी थी वो किसकी थी? हिंदुओं की थी ना। ये निजीकरण जो मोदी जी कर रहे हैं लगातार, इससे जो नौकरियां जाएंगी, इससे जो आधी से ज्यादा नौकरियां जाएंगी, किसकी जाएंगी? हिंदू। मैं जो क्या भूमिका रहेगी इस गठबंधन? मेरे देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं ये मानता हूं और सभी जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा को, मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को मानते हैं, उन सब लोगों को हमारे साथ में आना चाहिए। क्योंकि मैं विशेषकर मायावती जी से और इस समाज के, अंबेडकरवादी समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग, मैं कह सकता हूं 40 से 50% कम से कम लोग उनसे बहुत बुरी तरह से नाराज हैं, उनको किसी हालत में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, बहुजन समाज का दुश्मन कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, धूसरित करने के लिए सभी अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को, व्यक्ति कैसा ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट कैसा भी हो, मैं नहीं समझता कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें, बड़े अच्छे अच्छे या जैसे भी कैंडिडेट थे बीजेपी में, या जो भी आप समझें पार्टियों की, किसकी चल रही थी? किसी एमएलए की चल रही थी? किसी मंत्री की चल रही थी? नहीं। किसकी चल रही? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की चल रही है। और पूरे देश में किसकी चल रही है? वो चल रही है मोदी जी की, अमित शाह की। तो पार्टी कहां गई? कुछ नहीं। पार्टी के विधायक और कहां गए? आपका जो गठबंधन है, इतना बड़ा गठबंधन हो गया, विपक्ष कह रहा है खिचड़ी बन गई है, और आपस में जो कार्यकर्ता है उनके बीच में समन्वय नहीं है। देखा गया सिवाल का सीट पर जो है आपस में जो है जो कार्यकर्ता उनका जूतम पैदा हो रहा है, आरएलडी वाले और जो सपा वाले, वो जो कैंडिडेट को लेकर इसी तरह से कैराना में देखने को मिला है। तो आपस में तालमेल कहाँ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये छुटपुट होते हैं जिनको कई बार बहुत बड़ा चढ़ाके कर दिया जाता है, ऐसा नहीं। वो सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। मीडिया दिखा रहा है जाट नाराज हो। अरे मीडिया, किस मीडिया की बात कर रहे हो? जो गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया, उसके पास और कुछ रहा ही नहीं है दलाली करने के अलावा। बिका हुआ मीडिया वो क्या कर रहा है? वोटर है क्या किसान आंदोलन को भूल जाएंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम पर आ गया वोटर। नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम पर कोई वोटर नहीं आया है। ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो एमएलए और एमपी जहां जहां जा रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, ये सब आप मीडिया वाले साथी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है ना जी? चाहे वो आप चले जाएं, चाहे सिसोली में हुआ हो, चाहे अभी एक और हुआ है, एक इधर मथुरा की तरफ भी हुआ है, वहां तो विरोध हो रहा है, जो वहां तो गुर्जर समाज के लोगों ने भगा दिया बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये धर्म की राजनीति बेशक करें, लेकिन लोग भूले नहीं हैं, किसान नहीं भूले जो किसानों का संघर्ष है। और किसान इस बात को भी नहीं भूले कि जो वादा किसान आंदोलन को खत्म करते समय, पोस्टपोन करते समय, स्थगित करते समय सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। किसान आंदोलन में भी रहे और उस दौरान आप ही लोग कह रहे थे कि भाई जो पॉलिटिकल आदमी है वो हमारे मंच पे नहीं आएगा, और अब आप ही लोग जो है राजनीति में इस तरह से कूद गए, गठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो अब किसान आंदोलन चोला उतार कर लोग कह रहे हैं। आप अगर आप देखेंगे मेरी पहली वीडियो, मैंने आपके मंच, आपके भी इस पे भी कहा है और शुरू से कहा, यहां तक कि किसान मंच पे भी मैंने कहा कि किसानों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। राजनीति किसी एक व्यक्ति की बपौती थोड़ा ही है क्या? जब सब कुछ राजनीति से होना है, ये लड़ाई भी कौन सी है? ये जो कृषि कानून है और बाकी सारी चीजें, ये सब राजनीति के हैं। अगर ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे तो किससे लिए जाएंगे? राजनीति से, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से शुरू होगी ना। ये जो एमएसपी दी जाएगी किससे? राजनीति से ना। खादों की कीमत जो कैसे कम होगी? राजनीति से ना। पेट्रोल
पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे कम होगी? राजनीति से ना। तो हर चीज राजनीति से होनी, तो राजनीति क्यों ना करी जाए? कोई किसी के बाप की बकौती है या कोई एक ही व्यक्ति करेगा या कोई एक पार्टी करेगी? हर किसी को करना चाहिए। किसान आंदोलन का असर बचा नहीं है, किसान आंदोलन का असर बहुत व्यापक होता चला जा रहा है। और अब 21 तारीख से जो शुरू करने जा रहे हैं, जो राकेश टिकैत जी लखीमपुर खीरी का दौरा करने जा रहे हैं, और 31 तारीख को एक विरोध दिवस के रूप में जबरदस्त तरीके से मनाया जाएगा किसानों की तरफ से, क्योंकि जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं किए। पहली बार देखे जा रहा है कि एक जो समाज, जो माइनॉरिटी है, उससे जो है मेजोरिटी को डराया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसी बात को उन लोगों को समझने की जरूरत है जो हिंदुओं की पार्टी होने का वो दावा कर रहे हैं। हिंदुओं को समझने की जरूरत है। आपका कहना यही तो है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है मुसलमानों से, ये सीधी बात है। एक बात बताइए, जब देश में 700 साल मुसलमानों का राज रहा, तब तो वो शासक थे, हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा। 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, है नहीं है? 900 साल में कुछ नहीं बिगड़ा। आज की तारीख में जिस समय सत्ता ही सारी हिंदुओं के हाथ में, 90% से ज्यादा व्यापार हिंदुओं के हाथ में, 90% से ज्यादा मीडिया हिंदुओं के हाथ में, 90% के लगभग जो आप वो देख रहे हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और मीडिया कह रहा है कि अब समय आ गया हिंदुओं के साथ आने का। मैं कह रहा हूं, आप मेरे से मत कलवाओ। दलाल गुलाम मीडिया, उसकी औकात ही कुछ नहीं रही, वो अपने आप को गिरवी रख चुका है, तो उसके क्या बात करनी है? जो है चुनाव तो सारा मीडिया पे लड़ा जा नहीं, रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, ये कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, जो चुनाव लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। आपकी जो आप इसको थोड़ा सा देखने की परसेप्शन को ठीक करो आप। हाँ। जो आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग जो दिखा नहीं, उसमें का कोई असर नहीं। जो आप लोग दिखा रहे हैं असर उसका है, और उसका असर बहुत व्यापक है, और उसका असर गांव में बैठे हुए जिस साधारण व्यक्ति को समझते हैं वहां तक उसका असर है, वहां तक ये सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया, बीजेपी का आईटी सेल को तो इतने लोग टक्कर दे रहे हैं कि अब उसके पास बचाई कुछ नहीं है। आप देखो, एक वो बात करता है, उसके विरोध में 10 चीजें निकल के आ जाती हैं उसका जवाब देने के लिए। मोदी जी का जब भाषण होगा, रैली होगी, तो कैसे रोक पाएंगे? इतना खुलकर भाषण देते हैं। जिस दिन मोदी जी का भाषण होगा, जिस दिन उनकी रैली होगी, उस दिन सपा गठबंधन की भी रैली होगी, और मोदी जी का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, कस के देंगे, और हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। हम बताएंगे उन्हें कि क्या होता है, मतलब सारा जो चुनाव का खेल क्या होता है और जवाब कैसे दिया जाता है, हम देंगे उन्हें जवाब। देखो, मैं जो पहले तो हम गठबंधन की बात करें, पहली प्रायोरिटी हमारी इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई हैं, उस पार्टी को हमें इस देश से खत्म करना है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी हमारी वो है। रही बात कि हम समाजवादी पार्टी पुरानी थी, वैसी है, नई है, कैसी है, ये भाई बहनों का झगड़ा हमारा आपस में हम निबट लेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, मेन लोग हम ही हैं, और जो इस देश को बर्बाद करने में तुले हैं उनको हराना हमारी पहली प्रायोरिटी है। जो आपने पूछा हमसे कि आपको क्या रिप्रेजेंटेशन मिला, रिप्रेजेंटेशन कभी भी कम मिलता है जब घर परिवार में दरार होती है। हमारे परिवार में कोई दरार नहीं है, हम भाई बहनों के बीच में कोई दरार नहीं है। हम सब लोग मिलके पहले हमें बीजेपी को खत्म करना है। जब बीजेपी खत्म हो जाएगी तब हम आपस में जो भी, हम सारे लोग समझदार लोग हैं, सारी पार्टी के लोग समझदार लोग हैं, सारे गठबंधन के लोग समझदार लोग हैं, किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है वो आपस में बाद में डिसाइड हो जाएगा। रही बात आपने जो बात बोली कि ये जो मोदी जी भाषण देंगे तो सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, मोदी जी के भाषण को अभी पूरे सोशल मीडिया पे टेलीप्रॉम्प्टर से दिखाया जा रहा, पता लग गया है। टेलीप्रॉम्प्टर ने उनको कितना एक्सपोज किया है कि मोदी जी के हक्के वक्के गायब हो गए, मोदी जी की आवाज गायब हो गई। वो तो कहते हैं मोदी जी के सामने कोई भाषण देने, तो मोदी जी के भाषण को आपने भी शायद वो वीडियो देखे होंगे, वो वीडियो आपने भी देखा होगा कि जैसे ही एक इकोनॉमिक फोरम का एक प्रोग्राम चल रहा था, उस फोरम के प्रोग्राम में, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की कितनी बेइज्जती कराई है। ठीक है, दूसरी बात, एक और प्रोग्राम, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आ रही थी, वो साफ पता। टेलीप्रॉम्प्टर देखिए इतना एक्सपोज हुआ है, ये छोटी चीजें नहीं, ये पब्लिक डोमेन में रहती है, और पब्लिक का हर आदमी इंटेलिजेंट है, वो सारी चीजें समझता है कि मोदी जी जो भाषण देते हैं वो भाषण जो है टेलीप्रॉम्प्टर से देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर मशीन है, थोड़ा सा गायब हुआ और उनके कान वान आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा,
उनका कन्वर्सेशन बिल्कुल गायब हो गया। एक बात और मैं बताता हूं, एक वीडियो और सर्कुलेट हुआ है। उस सर्कुलेट में मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने, क्योंकि ये देखिए नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, मोदी जी नकल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पे जो चल रहा है उसमें पता नहीं, या तो जो जिन लोगों ने उनको, मीडिया ने या जो उनके सेक्रेटरी है उन्होंने जो उनको लिख के दिया है वो गलत तरीके से लिख के दिया। उनमें उसने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक तो कह रहे राहुल गांधी पप्पू, अरे अब पप्पू कौन है ये तो साबित हो रहा है। देश का पप्पू कौन है ये तो जमाने भर को दिख रहा है। जमाने दुनिया भर में उन्होंने थू थू करा दिए। तो ये जो है ये सरकार जो है गोदी मीडिया पे टिकी हुई सरकार है। ये सरकार को खत्म करने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रदेश में तो खत्म हो रही है। ठीक है, क्यों जवान लड़खड़ा गया मोदी जी चुनाव से ठीक पहले? मोदी जी को कुछ आता ही नहीं है, जवान लड़खड़ाएगी। वो तो सब जो भाई पैसे वाले जो हैं उनके पैसे पे, टेक्नोलॉजी पे, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह ये जो चीजें हैं उनसे चल रही है उनकी तो गाड़ी। है क्या मोदी जी के पास में? अगर मोदी जी वाकई में बोलने में इतने धुरंधर हैं तो इन 7 सालों में जब 8 साल होने जा रही हैं, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उन्होंने? और ये टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना और ये सब कुछ के, इसीलिए सब सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो उनकी दुकान बंद हो चुकी है, उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। इसका ठप्पा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग जाना है। सो ये एक भ्रम था, फैलाया गया था, और वो भ्रम और वो झूठ सारा का सारा एक एक करके दुनिया के सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जब ये प्रधानमंत्री का ही था ना कि बेटी पढ़ाओ, मतलब आप समझ लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सही बात है भैया, क्योंकि सेंगर जैसे और स्वामी चिन्मयानंद जैसे ऐसे लोग होंगे तो भाई क्या 45% जो लोग हैं इनके जो सांसद विधायक हैं सारे करप्ट लोग हैं। उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं, और ये आरोप ऐसा नहीं कि बस लगे हुए हैं, ये साबित हुए हैं। ठीक है, तो इस गठबंधन क्या लग रहा है, कितना मजबूत गठबंधन अब हो गया है और कितनी उम्मीद है आपको कि बीजेपी को आप उखाड़ पाएंगे? और पंजाब में आप लोग क्या रणनीति? देखिए मैं आपको गठबंधन बहुत मजबूत है, और गठबंधन में हमें जो जिम्मेदारी हमें निभानी है वो है कि गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए लगातार प्रचार करना है। मैंने प्रचार परसों हमारा गठबंधन हुआ, कल से मैंने प्रचार शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं कल 5 जगह मीटिंग करके आया हूं। 2 मीटिंग मैंने शाहजहांपुर में की है, 1 मीटिंग मैंने बरेली में की है, 1 मीटिंग मैंने रामपुर और मुरादाबाद के साथियों की इकट्ठी मुरादाबाद में की है, और फिर रात को 8:45-9 बजे आके 1 मीटिंग मैंने वहां पे की है, मेरठ में की है। अच्छा। तो लगातार रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे चमत्कार, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना, जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अंबेडकरवादी समाज के लोग, अंबेडकरवादी मूवमेंट के मिशन के लोग, बुद्धिस्ट लोग, लगातार उनके फोन आने शुरू हो गए कि आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है और हम सब साथ में आएंगे। तो आप देखना आगे देखना आप देखिए, आगे हमारा प्रोग्राम है। आज हम जो है आपके सामने हैं, आप आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इस पल के बाद से अब लगातार एक कैंडिडेट कौन हमारा कहां कैंडिडेट है वो सब पे प्रचार शुरू होगा। सभी कैंडिडेट से बात करके लगातार हम काम करेंगे, और फर्स्ट फेज का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सेकंड फेज में बढ़ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यही हमारा काम है, कसर छोड़ेंगे नहीं, किसी कोने में नहीं छोड़ेंगे। गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, कोई भी घर हो, वहां तक पहुंचेंगे। 5 राज्यों का ऐलान किया था, तो दूसरे राज्यों पे फोकस रहेगा, सिर्फ यूपी नहीं? देखिए यूपी मेन है, यूपी मेन है। पंजाब जाएंगे? बिल्कुल पंजाब जाएंगे, और पंजाब में भी हमारी बात उनसे हुई थी। राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी के भी जो भी कैंडिडेट होंगे, हम लोग आपस में तालमेल करके निश्चित रूप से पंजाब में हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। जितने भी लड़े वो एक अलग बात है, हम आपको जब फाइनल हो जाएगी, जब हम नॉमिनेशन हो जाएगा, आपको बताएंगे। पंजाब में हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, और जो पंजाब के मणिपुर में भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। गठबंधन में नहीं, गठबंधन में नहीं, वहां पे भी हम अलग लड़ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के में सपा के साथ गठबंधन मैं बता रहा हूं, नहीं समाजवादी पार्टी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो पंजाब के और चंडीगढ़ के जो प्रभारी हैं, श्री कुलदीप सिंह भुल्लर साहब, उनसे बात हुई, और उस दिन अखिलेश जी के सामने बात हुई। तो अखिलेश जी ने कहा कि आप इनसे बात कर लो मिलकर। तो वहां हम उनके साथ मिलकर बात लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। जितनी भी सीटों पर लड़े वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां हम मिलकर लड़ेंगे। और मणिपुर में हम अकेले लड़ रहे हैं, यहां पे हम किसी सीट पर नहीं लड़े। 403 की जो 403 सीटें हैं गठबंधन की,
वही हमारी सीटें हैं, उन पर पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी और सपा के जो गठबंधन है उसको जिताएंगे और बीजेपी को उखाड़ के कितनी फेंकेंगे। सीटें आ रही है, कितनी सीटें आ रही है? मैं बहुत सीधे से कह सकता हूं 300 पार तो जानी ही जानी है, 300 पार, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हो सकता है ये 350 तक पहुंच जाए, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आखिरी नहीं सवाल मेरा है, क्योंकि आखिर में सारी रणनीति घूमकर आती है राम मंदिर, हिंदुत्व, इस सब की आपके पास क्या काट? कुछ नहीं, ये है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है इसकी काट के, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है वो जो आपका जो है कोरोना के काल में जो लाखों लोग मरे हैं और उनके जो परिवार बर्बाद हुए हैं, जो डॉक्टर है, दवाई है, ऑक्सीजन है, बेड है, वो सारी चीजें, वो है मुद्दा। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है जो किसानों की स्थिति है, वो किसानों के गन्ना किसानों का पेमेंट, बकाया पेमेंट जो बचा पड़ा है 16,000 करोड़ रुपया, वो है मुद्दा। मुद्दा है श्रमिकों के श्रम कानून। अरे योगी जी के कहने की क्या है, कागज में कुछ भी कर दो। और इस सबसे भी आगे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश को जो तबाह कर रहा है, वो है राजभर जी की जो भाषा में ललका सांड है ना जी, और मेरी भाषा में जो छुट्टा सांड है, जो छुटी हुई गाय है, उन्होंने जो पूरे प्रदेश के किसानों को तबाह कर दिया है, उनकी खेती को तबाह कर दिया है और उनका खर्चा इतना बढ़ा दिया, रात को उल्लू की तरह जागना पड़ता, रात को उल्लू की तरह जागना पड़ता है। गाय माता को आपने देखी नहीं उन्नाव की वीडियो, आपने देखी नहीं नोएडा की वीडियो, आप लोगों ने तो भेजी सोशल मीडिया पर पड़ी, किस तरह से उन जिनको बचाने की बात कर रहे हैं उन गौशाला में 15-15, 20-20 गाय सिसक कर मर रही हैं, उनकी हड्डियां दिख रही हैं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में किसी जानवर को खाने के लिए, दवाई के लिए, उसके बिना सिसकते हुए मरते नहीं देखा। मैंने जो इस राज्य में देखा, वो वीडियो पढ़ी है, देखो आप, तो गाय की रक्षा करने वाले, उनकी आंखों के सामने गाय की मौत हो रही है, इतनी भयानक मौत हो रही है, उसे नहीं बचाया। दूसरा जो आप देखिए किसान का, जो छोटा छोटा किसान है, उसे अपनी खेती बचाने के लिए खेत के चारों तरफ कटीले तार लगाने पड़ रहे हैं, रात रात भर जागना पड़ रहा है, कितना उसका खर्चा बन गया हो गया है, और फसल भी बच नहीं पा रही। इसमें तार लगा ली, जितने नहीं लगाए उसमें घुस गए, उसका वो कर दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि जो पश्चिम में ये जो खटपट हुई है कि इसका अब जो जाट हमारे साथ आ जाए, आपको लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है? जाट इतने नासमझ नहीं है, जाट इनकी खाट खड़ी कर देंगे, अभी तो गांव में नहीं घुसने दे रहे, और जब आएगा ना पता लगेगा तो डिब्बा बिल्कुल गोल हो जाएगा, जीरो मिलेगी। जाट ही इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे बीजेपी वालों को, और फर्स्ट फेज में पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। पूरे प्रदेश में 50 सीटें मिलेंगी नहीं बीजेपी को, लिख लेना। देखिए ये जो बहुसंख्यक लोग हैं प्रदेश के और देश के, वो बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं? आपने देखा होगा जब सीए और एनआरसी का ये कानून चल रहा था, तो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के लीडरशिप में आरजेएसपी की टीम पूरी इस कानून को पूरे देश की जनता को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रही थी। वो जो जनता है जिसका ये जनता को बर्बाद करना चाह रहे थे, वो कानून बनाया बीजेपी ने, जनता उस कानून को समझ चुकी है। उसके बाद इन्होंने ये लेके आए, आपका डिमोनेटाइजेशन लेके आए। डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारी डिमोनेटाइजेशन पहले आया, हाँ, मतलब जो कानून जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए, जो जन के विरोधी कानून थे, उस कानून से जनता को बर्बाद करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लेके आए। उसके बाद किसान, इन सब का फायदा के लिए 5-7 साल में, सर मेरी बात सुनिए, 5-7 साल के हमने फ्यूचर किसने देखा है? हमें फायदा आज चाहिए ना। उसके बाद किसान के कानून लेके आए, इलाज होगा, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। किसान के कानून लेके आए, इस कानून से कितने बहुसंख्यक लोगों को नुकसान हो रहा था, ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने जन जन तक समझाया। इसलिए देश की बहुसंख्यक जनता को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। और हम तो तमाम लग रहा है मोदी जी, योगी जी मिलकर इलाज कर रहे हैं देश का जो बीमारी है, नहीं वो इलाज बीमारी है। नहीं देखिए, योगी जी मोदी जी का इलाज कर रहे हैं और मोदी जी योगी जी का इलाज कर रहे हैं। आपको अंदर की बात पता नहीं है। अंदर की बात क्या है? मोदी जी एक ऐसे लीडर है, मोदी जी के लीडर के आसपास कोई दिखना नहीं चाहिए। मोदी जी देश के एक ऐसे लीडर है, उनके सामने पंजाब में आप नहीं जान। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा होता है, जब 1 लाख कुर्सी बिछी हो और वहां 1000 लोग भी ना हो, तो कोई ना कोई, आपको पता है वो इवेंट के बहुत कलाकार आदमी है, वो इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने जो डिग्री है, उन्होंने पीएचडी की डिग्री दिखाई नहीं है, एक डिग्री और है उनके पास पीएचडी की, कि इवेंट मैनेजमेंट में पीएचडी किया है, नौटंकी करने में वो पीएचडी है, तो ये उन्होंने दिखाया नहीं है।
तो देखिए वो इवेंट करने में बहुत एक्सपर्ट है, और ठीक 10,000 सैनिक उनकी सुरक्षा में रहते हैं, उनको जान का खतरा कैसे हो सकता है? मैं और एक चीज बता रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने बात करी कि कृषि कानून की, आप देखेंगे कि जो हमने 19 तारीख को जो हमारा गठबंधन हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो उसकी घोषणा की बाकायदा। उसी में जो मैंने वो किताब लिखी है, नए कृषि कानूनों हैं, नए कृषि कानूनों का एक सच, नए कृषि कानूनों का सच और उनका प्रभाव, वो जो किताब लिखी है वो किताब उन्होंने उस दिन रिलीज करी, और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये किताब भानु प्रताप सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, इन्होंने लिखी है, और ये ऐसे समय में सामने आई है। अच्छी बात है कि ऐसे समय में आई कि जब चुनाव है, हम इसको, इसमें इन्होंने बताया है किस तरह से किसान और मतलब पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, किस तरह से उनको नुकसान होगा। हम इस किताब को लोगों तक पहुंचाएंगे और इनकी बात को हम लोगों तक लेके जाएंगे। तो वो जो किताब है, वो किताब इसीलिए हमने सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि सब लोग उसको पढ़ें, जानें कि किस तरह से वो कानून खतरनाक है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जब कृषि मंत्री कहते हैं कि हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये कि फिर दोबारा से कानून लेकर आओगे आप। एक लोग उस संदर्भ में मीडिया पर एक सवाल उठा रहे हैं कि कृषि मंत्री पहले कह रहे थे कानून वापसी नहीं होंगे, कानून वापस होगा, अब वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आई है। कृषि मंत्री की तो औकात ही क्या, या किसी मंत्री की औकात ही क्या, वहां तो दो क्या पौने दो लोग, वो जो अरुण शौरी जी कहते हैं ना उनकी भाषा में कि वहां तो पौने ही दो लोग हैं। पौने दो कौन के, पौना तो जो है वो है नरेंद्र मोदी जी, और एक कौन है, जो कि एक वो है अमित शाह। तो भैया उन दोनों के अलावा किसी की वहां चलती नहीं है, किसी को कुछ होना नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, ये स्थिति। तो एक है मेरे साथ भानु प्रताप जी से हमने बातचीत की है, साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनने वाली है, और 5 राज्यों में जो है ये ताल ठोक रहे हैं, पंजाब में भी जो है गठबंधन चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लग रहा है इस गठबंधन में क्या कुछ हो सकता है, किसकी सरकार बनेगी, जनता किसके साथ है, कमेंट बॉक्स में जरिए।